Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Hassan and today we're going to cover the remaining portion of the professionalism and the profession. Our today's topic is about traits of a professional. So students, be attentive because I am going to take a first assessment from you from this session. तो आपकी जो पहली असेसमेंट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो इसको ज़रा आपने फोकस्ड होके और इसकी जो रीडिंग मटेरियल है उसको आपने स्टडी करने के बाद असेसमेंट जो है उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द डिस्कशन अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक जो प्रोफेशनल पर्सन है किस भी डोमेन में हो, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे पास सिविल सेक्टर्स हैं, सिविल इंडस्ट्रीज़ हैं, मेडिकल की बात कर सकते हैं आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें जो लोग काम करते हैं वो हर अपनी अपनी डोमेन में प्रोफेशनलिज्म रखता है और हम उसको कहते हैं ये स्पेसिफिक डोमेन में प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल के एथिक्स क्या थे, प्रोफेशनल पर्सन जो है वो किन लिमिटेशंस में काम करता है, इसके बारे में भी हमने लास्ट सेशन में बात की थी। तो अब हम बात करेंगे जी जो प्रोफेशनल है उसकी ट्रेड्स जो हैं वो, जो मैंने आपसे कहा था कि हम 10 ट्रेड एट लीस्ट अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स दैट दे आर सर्टन ट्रेड्स एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। लाइक किसी भी प्रोफेशनल पर्सन में हम उन ट्रेड्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें ये होनी चाहिए। सो हम उनको एक एक करके अब यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। ट्रेड नंबर 1 है जी सीरियसनेस। सीरियस अबाउट योर जॉब एंड द जॉब इज़ ओनली अ वर्क एंड इट मीन्स द एंड। वो हम एक सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं ना, ऑल इज़ गुड दैन एंड इज़ गुड। तो हम किसी भी पर्सन के जो वर्किंग बिहेवियर्स हैं, उसका जो एटीट्यूड है और उसका जो बिहेवियर है, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस हद तक प्रोफेशनलिज्म में काम कर रहा है और हम उसकी किस हद तक उस पर्सन को उस डोमेन में फ़िट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेडिकल डॉक्टर है और उससे जो एक्सपेक्टेशन है कि वो जब भी कोई पेशेंट को डायग्नोस करता है और उसको ट्रीट करता है, तो उसकी जो सक्सेस रेशो है उसकी बेस पे हम उसको ओवरऑल एवेलुएट करते हैं। माइनर इश्यूज़ लाइक सम टाइम कुछ चीज़ों में फेलियर भी वो देख सकता है, लेकिन हम ओवरऑल जो एवरेज देखते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्टर और एनी हेल्थ पर्सन। तो ये हम एक एक्सपेक्टेशन की सेंस में रखते हैं और हम ये देखते हैं कि वो अपनी जॉब में लाइक बाकी चाहे वो रूटीन वर्क में या अपनी लाइफ में उस हद तक ना सीरियस हो, लेकिन अपने प्रोफेशन के अंदर वो किसी किस्म की भी उसके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट इज़ द सीरियसनेस अबाउट द पर्टिकुलर डोमेन। सेकेंड वी हैव वांटिंग टू डू बेटर। हर पर्सन में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कैरियर को लेके, किसी के मिडल में जाके, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर टॉप पे होते हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज जो कि आपको टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करनी होती है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी जो जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो एक्सपीरियंस की बेस पे आपकी इम्प्रूव होती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इट्स नेवर एन एंडिंग क्वेस्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन एवरी परस्पेक्टिव, सॉरी, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी रिलेशनशिप एंड एवरी डिटेल। तो हर पर्सन में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही होती है, और वो डेफिशिएंसी को अगर वो एडमिट करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप एडमिट करते हो तो इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप उसको एडमिट नहीं करते और आप कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, तो फिर आप कभी भी इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आ सकते। सो सेकंड ट्रेड जो है वो सीरियसनेस के बाद हमारे पास है कि अपने आप को बेहतर करने की एबिलिटी रखना और उसके ऊपर कोशिश करते रहना। नंबर थर्ड वी हैव डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब हमारी लाइफ में हमेशा हर चीज़ सर्टेन नहीं होती, हमें अनसर्टेनिटी में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ काम करना होता है। हर वक्त हमारे पास मुकम्मल डाटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि जी अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो हम उससे यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे। एक प्रोफेशनल पर्सन वो होता है जो अपने काम को स्टार्ट से एंड तक जितनी मर्ज़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसके सामने आती हैं,
जितनी मर्ज़ी अनसर्टन चीज़ें उसके सामने आती हैं, वो अपने टास्क, अपने गोल को अचीव कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनी काइंड ऑफ स्टफ हैपन्स, थिंग्स कैन चेंज एंड द ट्रू प्रोफेशनल राइजेज़ टू द ओकेजन। वो कभी भी ऐसे नहीं है कि वो अपने टास्क से या अपने काम से डेविएट करेगा। तो अगर ये तीसरी ट्रेड आप में है तो अब आप प्रोफेशनलिज्म में एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हायर अथॉरिटी में हैं, आप मिडिल लेवल पे हैं, आप फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटरपर्सनल स्किल, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्किल अगर आप में नहीं है तो आप हमेशा बैक एंड पे रहेंगे, कभी भी आप फ्रंट एंड पे नहीं आ सकते। अब उसके अंदर हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हमें कम्युनिकेशन में क्लैरिटी चाहिए होती है। यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, वो आप किसी तक कन्वे कर सकें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्लियर है। सेकंड जो है वो कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि पूरी कहानियाँ सुना के और अल्टीमेट आप कोई भी फाइनल बात नहीं बता सकेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंसाइज होनी चाहिए। नंबर थर्ड वन इज़ कॉन्फिडेंट। यू मस्ट बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और अगर आप कहीं पे भी ये देखते हैं कि जी उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा इशू आ रहा है कि जहाँ पर हम ये कहेंगे जी कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका शेक कर गया, तो इसमें हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट पर्सन आप हों। नेक्स्ट वी हैव enthusiasm, very interesting one. Like your dedication, your actual internal ability to work on any kind of things, तो हम इसको इन शॉर्ट ये कहते हैं जी, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ठीक है। आपने शायद एक ट्यूटोरियल वीडियो भी देखी हो या एक डॉक्यूमेंट्री में आपके साथ शेयर भी करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको पोर्टल पे। तो वहाँ पर एक पर्सन का लाइक इंटरव्यू में डिफरेंट पोर्शन दिखाए गए हैं। लाइक इंटरव्यूअर जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और वो पर्सन जो एप्लीकेंट्स हैं, जिनको हम इंटरव्यू ही कहते हैं, वो आ रहे हैं वन बाय वन। और वो इंटरव्यूअर उनको एक बात कहता है, वो क्या है जी? राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। एक वाइट बोर्ड है, एक मार्कर वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो जो पर्सन आ रहा है उसको वो कहता है राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। अब इसमें फर्स्ट पर्सन जो आया उसने वो परेशान हुआ कि मैं क्या लिखूं, तो उसने जो भी उसकी फील्ड थी उसने जावा लिख दिया, कंप्यूटर का पर्सन था वो। इसी तरह सेकंड पर्सन आया, उसने भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी, आई लव माई कंपनी, आई लव माई जॉब। और इंटरव्यूअर को देखता रहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन की वजह से वो रेस करके उसको ठीक करता रहा, तो वो सबको रिजेक्ट करता गया। मतलब बहुत हाई CGPA के साथ भी आए। फाइनली एक पर्सन आया जो कि बिल्कुल अपीयरेंस वाइज भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंटरव्यू देने आया हुआ है, और मतलब बिल्कुल कैजुअल ड्रेसिंग में। उसने आकर कहा कि राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। उसने मार्कर उठाया और बोर्ड के ऊपर समथिंग लिखा। अब ये बेसिकली बात जो आपने समझनी है इसके अंदर, वो ये समझनी है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में कैजुअल जाएं, आप जीन्स पहन के जाएं, दैट इज़ नॉट माय पॉइंट, आप फॉर्मल जाएं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उस स्पेसिफिक पर्सन को उस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो चाह रहा था कि वो उस अंडरस्टैंडिंग को कन्वे करे, और आगे पर्सन जो जो वो रखना चाह रहा है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो उसको पिक करे। क्योंकि एक आप विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट किसी को कह रहे हैं राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, इसका मतलब है कि आपका पर्पज़ ये नहीं है कि वो अपनी जितनी भी डिग्रीज उसने ली हैं, जितनी क्वालिफ़िकेशन उसने ली है, वो सारी वाइट बोर्ड के ऊपर प्लॉट कर दे। उसका मतलब ये है कि वो उस सिचुएशन को समझने के बाद कैसे मूव करता है। तो उसका जो एंडिंग थीम था वो ये था, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो ये बात हम उस समझने के लिए उस एस्पेक्ट से मैंने आपको एग्जांपल दी। So those who exhibit enthusiasm for what they do, and you can say that greet each day with a positive attitude, then it can become a leader. वो लीडर बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 5वीं ट्रेट है जो कि बड़ी आई थिंक सो इंटरेस्टिंग है। और आपको इसमें अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के अंदर जो लोग प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं तो एंथुसिज्म के साथ होगा तो बिज़नेस करेंगे तो लीडर बनेंगे। नेक्स्ट वी हैव हेल्पफुलनेस। आपको हेल्पफुलनेस के अंडरस्टैंडिंग तो है कि आप एक
ऐसे वर्किंग करें कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, चाहे इंडिविजुअल काम वो कर रहे हैं, चाहे वो टीम में काम कर रहे हैं. दैट कैन अंडरस्टैंड दैट रियल सक्सेस इन द वर्क प्लेस रिक्वायर्स टीम वर्क. वो कहते हैं ना 1+1 इक्वल्स. थिंक अबाउट इट. अच्छा, आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं. ठीक है. अपनी डोमेन में मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं सिनर्जी. सिनर्जी के अंदर हम कहते हैं 1+1 = 3. ठीक है. वो 3 कैसे बनता है कि एक पर्सन अकेला काम कर रहा है तो उसकी आउटपुट 1 के बराबर है. जब 2 मिलके काम कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि म्यूचुअल एफर्ट की वजह से उनकी परफॉर्मेंस 2 के बराबर नहीं 3 के बराबर हो गई. इस एडिशन को हम सिनर्जी का नाम देते हैं. नेक्स्ट है जी ऑलरेडी रेडी टू लेंड अ हैंड. ठीक है. मेक अ सजेशन, ऑफर अ कम्प्लीमेंट व्हेन इट इज़ डिज़र्व्ड. तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जी. जब कोई अच्छा कोई काम करे तो उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए. इससे मोटिवेशन आती है. आप एक सिंपल सी बात देख लें कि अगर आप किसी पर्सन को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, आप उसको बस एक जस्ट मोटिवेशन के तौर पे कुछ कह देते हैं, वो उसके लिए काफ़ी होता है. वो बड़ा उसमें कॉन्फिडेंट फील करने लग पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टेकिंग द इनिशिएटिव. अब आप क्या करते हैं जी, आप किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे तो चीज़ें होंगी. मतलब वो हम कह सकते हैं कि ख्वाब देखोगे तो ख्वाब पूरे होंगे ना. इसीलिए जो एक प्रोफेशनल पर्सन है उसकी ये ट्रेड होती है कि वो कोई भी काम का इनिशिएटिव लेता है, कोई भी काम स्टार्ट करता है. जिस तरह हमने लास्ट सेशन में एंटरप्राइज़ की बात की ना, हमने बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग दी, हमने उसे कंपोनेंट्स को स्टडी किया. तो इसमें क्या है कि हम कोई भी नया पर्सन जब एक नया एंटरप्राइज़ एक नए बिज़नेस के साथ आता है तो वो इनिशिएटिव लेता है. ठीक है. काम को नए तरीके से करने के बारे में कुछ सोचता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको नज़र आ रही होती है, तो दैट इज़ इनिशिएटिव. नेक्स्ट वी हैव कूल अंडर प्रेशर, टॉलरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी. ठीक है. बुर्दबारी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझ आ सके, मतलब क्या हुआ कि प्रेशर के अंदर, टेंशन में काम रहना, कूल रहना. अब इससे क्या होगा, अगर आपको कोई भी प्रेशर आया, कोई भी परेशानी आई, कोई मुश्किल आई अपने काम में और ऊपर से आपने टेंशन ली और आप एग्रेशन में चले गए तो गलत फ़ैसले करोगे. ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही कर होता है आपके साथ, और प्रोफेशनल लाइफ में तो अल्टीमेटली पैसा इन्वॉल्व होता है. पर्सनल लाइफ में आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है इससे. आप अक्सर देखते होंगे ना, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे इश्यूज़ बन जाते हैं उनकी लाइफ के भी और उनके प्रोफेशनल में भी. छोटी बातों को इग्नोर नहीं करते. तो उससे क्या होता है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा गलत कर लेते हैं और ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जो कि बाद में रिवेंज उनको हमेशा के लिए रहता है उसका. तो दैट इज़ बेसिकली यू कैन से दैट लेवल हेडेड एंड कॉम एंड चेयरफुल, यू कैन से इवन अंडर स्ट्रेसफुल टाइम. ये एक डिमांड है. ठीक है. अगर एक पर्सन स्ट्रेस के अंदर, प्रेशर के अंदर कूल एंड काम नहीं रहेगा तो वो उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर ही नहीं सकेगा. तो हम उसको एक प्रोफेशनल नहीं कहें, मतलब वो इन शॉर्ट उस पर्सन को प्रोफेशनल कहना गलत होगा, क्योंकि प्रेशर तो आएंगे, टेंशन तो आएंगी लाइफ में, बिज़नेस के अंदर. तो अगर वो परेशानियाँ, वो इश्यूज़ काम एंड कूल तरीके से हल ना की गई तो मसला बन जाता है. तो दैट इज़ वाई वी कैन से प्रोफेशनल पर्सन को कॉम एंड कूल रहना चाहिए. नेक्स्ट वी कैन से दैट रिमेन्स फोकस्ड. अपने टारगेट को कभी भी मिस नहीं करना. जो डायरेक्शन में जा रहे हो उस तक पहुंचना है, उस टास्क को अचीव करना है. स्टे फोकस ऑन द टास्क एट हैंड एंड द गोल अहेड. ठीक है. Navigate through obstacles or setbacks but never lose sight of where they headed. मतलब हर्डल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, आपको रोकेंगी, आपको अपने गोल तक पहुंचने से डिफरेंट रास्ते दिखाएंगी. लोग आएंगे जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपके लिए परेशानियाँ, आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आपने अपने काम से पीछे नहीं हटना. एंड द फाइनल ट्रेट, डोंट फॉलो लीड. थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद ये डिफ़िकल्ट होगा समझना, लेकिन ये बहुत आसान है. डोंट फॉलो लीड मतलब ट्रू प्रोफेशनल आर नॉट फेंट ऑफ हार्ट, एनालाइज द सिचुएशन एंड विलिंग टू टेक न्यू पाथ एंड ट्राई न्यू सॉल्यूशंस.
दैट्स वाई दे कैन नेम्ड एज आ लीडर। मतलब इसका ये है कि आप कभी ऐसे पर्सन ना बने जो कि एक रिजिड पाथ पे चलते जाएं, ठीक है। नए रास्ते और नए सॉल्यूशन की आपको बात करनी है, दैट इज़ द थिंग। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक हिस्ट्री में आपने कोई काम कर लिया और वो सक्सेसफुल रहा, अब हमेशा उसी तरह से ही वो सक्सेसफुल रहेगा। नो, नए रास्ते, नए सॉल्यूशंस, क्योंकि प्रॉब्लम भी चेंज होती है, प्रॉब्लम की जो नोयत होती है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसके ट्रेड्स होती हैं, वो भी चेंज हो रही होती हैं। तो अगर वो चेंज हो रही हैं तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन भी चेंज हो रहा है। उसके अलावा रास्ते भी नए हैं। आज और आज से 2 साल पहले सिचुएशन भी डिफरेंट है। तो इसलिए आपने लीड को फॉलो नहीं करना, आपने नए रास्ते, नए सॉल्यूशंस, नए इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए उसके साथ लेकर चलना है, तब आपको लीडर कहा जा सकता है। तो ये 10 की 10 ट्रेड्स जो है वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। इसमें से मैं आपको एक एक्टिविटी के असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगा, और आपने ये सारी ट्रेड्स को समझने के बाद उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अभी तक आपने जितने भी प्रीवियस डिस्कशंस हैं हम कर चुके हुए हैं, उसको आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और आई एम वेरी मच होपफुल, मुझे काफ़ी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इस सारी अंडरस्टैंडिंग करके इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। और साथ में अगर आपके कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू मे आस्क ऑन द यू कैन से द ग्रुप यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। तो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, आप अपने क्लास के सीआर्स जो हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बाकी आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। सो बस आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टेक केयर।